हाय दोस्त, मैं नौशाद सर लर्निंग क्लासेस पे आपके साथ फिर से मैं आ गया हूँ। और जहाँ से हम लोग मूल विधि स्टॉप किए थे, यानी जहाँ तक हम लोग पढ़े थे वहाँ से हम आगे बढ़ाने का कार्य शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। बीएनएस की धारा 2(9) हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमारा वीडियो बैक टू बैक आ रहा है 50 से 60 क्लासेज में आपको मैं बिल्कुल फ्री में इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल उससे आपको 100% क्वेश्चन यूपीएसआई में और अन्य एग्जामों में जिसमें धाराओं से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बीएनएस की धारा 2(9) कपट पूर्वक को परिभाषित करता है। कपट पूर्वक का आप अर्थ जानते होंगे कि होता है धोखा, छल करना, बनावटी व्यवहार। यानी कपट पूर्वक को हम कह सकते हैं किसी को धोखा देना, छल करना, या किसी के साथ गलत वे के साथ किसी को कोई अपराध करना, उसी को हम कपट पूर्वक कहते हैं। यानी धारा 2(9) में, बीएनएस की धारा 2(9) में कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है कि कपट क्या होती है, यानी धोखा छल क्या होता है, उसके बारे में हमें धारा 2(9) में परिभाषित किया गया है। इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीएनएस की धारा 3(5) सामान्य आशय से संबंधित है। अब प्रश्न ये बनता है हमारे मन में कि सामान्य आशय का अर्थ क्या होता है। तो सामान्य आशय का अर्थ होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने से पहले योजना बनाते हैं। सामान्य आशय का अर्थ होता है कि दो लोग हो कम से कम या दो से अधिक व्यक्ति हो और वह कहीं बैठ के आपस में और योजना बना रहे होंगे किसी अपराध को करने के लिए, उसी को हम सामान्य आशय कहते हैं। तो उन सभी अपराधों के लिए उन्हें समान दंड दिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति, वो लोग दो लोग हो या दो से अधिक व्यक्ति हों, यदि वह किसी अपराध को करने के लिए योजना तरीके से उस चीज को अंजाम दे रहे हैं तो उन सभी व्यक्तियों को समान दंड दिया जाएगा। तो सामान्य आशय का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए योजना बना रहे हैं तो उन सभी व्यक्तियों को समान दंड दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीएनएस की धारा 3(5) सामान्य आशय से ही संबंधित है और बहुत चर्चा में रहा ये। कब? सन 1945 में इससे संबंधित दो वाद है, महबूब शाह बनाम इम्परर और श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य। तो धारा 3(5) सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद दो हैं, महबूब शाह बनाम इम्परर राज्य और दूसरा श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य। इसमें यह हुआ था कि महबूब शाह और गुलाम शाह दो व्यक्ति थे और अलाहाबाद, यानी महबूब शाह और गुलाम शाह दो व्यक्ति थे और एक तीसरे व्यक्ति अलाहाबाद की हत्या का आरोप था। ये मामला वही है, सामान्य आशय से संबंधित ये मामला था कि महबूब शाह और गुलाम शाह दो व्यक्ति थे, इन पे अलाहाबाद की हत्या का आरोप था। तो इस मामले को सन 1945 में बहुत चर्चा में था, इसलिए इसका यह एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य ये 5 नवंबर 2009 को हुआ था। 5 नवंबर 2009 को यह वाद हुआ था, इसलिए ये दोनों आप याद रखिएगा कि सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट लगा के इस वाद को आप नोट कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। धारा 2(24). तो धारा 2(24) में क्या है? धारा 2(24) में अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 2(24) में अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है कि अपराध कौन कौन से होते हैं। तो अपराध कई तरीके से भी होता है, ठीक है।
चोरी के माध्यम से भी अपराध कर सकते हैं, डकैती के माध्यम से भी अपराध कर सकते हैं, साइबर अपराध भी होता है और नकाबपोशी भी अपराध होता है। कई जगह आप देखे होंगे मुंह बांध के लोग किसी गलत कार्य को अंजाम दे के भाग जाते हैं। उन्हीं सबों के बारे में प्रावधान किया गया है बीएनएस की धारा 224 में। धारा 230 में विशेष विधि का प्रावधान किया गया है। धारा 230 में विशेष विधि का प्रावधान किया गया है। विशेष विधि नाम से ही पता चल रहा है कि विशेष विधि यानी यह वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होता है। कोई विशिष्ट विषय हो जाएगा या कोई बहुत बड़ा मतलब योजना तरीके से कार्य करना होगा, उसी को हम विशेष विधि या वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होते हैं। ठीक है, तो धारा 230 है विशेष विधि। आगे बढ़ते हैं बीएनएस की धारा 218। तो बीएनएस की धारा 218 स्थानीय विधि, यानी यह वह विधि है, स्थानीय विधि का अर्थ होगा कि यह वह विधि है कि किसी विशिष्ट स्थान पर इसको लागू किया जाएगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्थानीय विधि, यानी किसी विशिष्ट भाग पर लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मनः स्थिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मनः स्थिति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी कार्य अपराध नहीं हो सकता है जब तक कि आप अपराध के तरीके से सोच के नहीं करते हैं। अगर किसी कार्य को आप कर रहे हैं और आपके मन में अपराध जैसी भावना नहीं है तो वह अपराध की इस कैटेगरी में नहीं आएगी। ठीक है, उसी को हम मनः स्थिति कहते हैं। इसका अर्थ लॉर्ड कोक ने बताया था कि कोई कृत्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता है, यानी कोई भी कार्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता है जब तक कि वह आपराधिक मनः स्थिति से न किया गया हो। यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वह अपराध नहीं होगा। जब आप अपराध के मन बना के करते हैं तो वह अपराध कहा जाएगा। और ये किसने कहा था? लॉर्ड कोक ने। ठीक है, जैसे आप किसी के घर में गए और मोबाइल उठा लिए और मोबाइल उठा के और जिनका था उनके पास लेके जाके दे दिए, तो आपका वहां से उठाना आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। यानी आपने उठाया तो आप चोरी के उद्देश्य से नहीं उठाया, आपने उठाया कि मैं जिनका है उसको ले जाकर मैं दे दूं, उसी को मनः स्थिति कहते हैं। कि कोई कार्य आप कर रहे हैं ना, अगर आपके मन में छल कपट नहीं है, उसी को हम मनः स्थिति कहते हैं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आप अगर सही ढंग से कार्य कर रहे हैं तो अपराध नहीं होगा। ठीक है, गलत ढंग से कार्य करेंगे तो वो अपराध कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बीएनएस की धारा 211। बीएनएस की धारा 211 इसमें कहा गया है, बीएनएस की धारा 2 में सद्भावना पूर्वक शब्द का परिभाषा दिया गया है। सद्भावना पूर्वक शब्द का परिभाषा दिया गया है किसमें? धारा 211 में। तो सद्भावना पूर्वक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि ईमानदारी से किसी कार्य को करना, नेक दिल से कोई कार्य करना, इसी को सद्भावना पूर्वक शब्द कहा गया है। यानी किसी भी कार्य को आप नेक दिल से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, उसी की परिभाषा दी गई है धारा 211 में। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस लर्निफाई प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।